हमारा कोई 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है विद अफगानिस्तान और ये सारा ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है। हमारे इलाके के अंदर गेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई। जो बॉर्डर मैनेजमेंट का मैकेनिज्म बनाया जा रहा है ये सबके मुफाद में। इतिहास पर अपना लहू तलाश करूं, वही उसूल जिसके तहत आर्मी चीफ को एफआईआर दर्ज करानी पड़ी थी, वो फौजी अदालत बराह रास्त अपने आला अफसरान की नीचे कायम करके वो इसको उसमें मुंतकिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तारुल कादरी साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं और पाकिस्तान की सियासत में अब गर्मी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके जो लास्ट 2 विजिट थे वो इसी तरह थे। जब वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वापस आए थे तो उस वक्त उन्होंने एक धरना दिया था इस्लामाबाद में सर्दी के बावजूद, और तब सियासत बड़ी गर्म हो गई थी। 2014 में जब वो दोबारा आए थे और उन्होंने फिर एक धरना दिया था इस्लामाबाद में, तहरीक इंसाफ ने भी एक धरना दिया था उसी दौरान में, तब सियासत में बहुत गर्मा गर्मी थी। फिर तारुल कादरी साहब अपना धरना खत्म करके चले गए और अब 2016 में तारुल कादरी साहब एक मरतबा फिर वापस आ रहे हैं और बल्कि पहुंच गए हैं, और उन्होंने कहा है कि मुझे आर्मी चीफ इंसाफ दिलाएं, क्योंकि उन्होंने ये एफआईआर करवाई थी, जो एफआईआर 2.5 माह के बाद हुई थी। अब ये मामला जो है, क्या वो एफआईआर वाकई वजीर आजम वजीर आला वज़रा के नाम थे, ये एफआईआर कटवाना चाह रहे थे, क्या वाकई वो जो एफआईआर है वो आर्मी चीफ के ऑर्डर से या उनके कहने पे हुई थी? ये तारुल कादरी साहब ने आज क्लेम किया है और वही मुझे इंसाफ दिलाएं, और कुछ सवालात उठाएं, उन पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है, तुर्कम बॉर्डर पे आज भी हू का आलम था, पे सिक्योरिटी इंतहाई टाइट हो गई है, तकरीबन कर्फ्यू लगा हुआ है और अभी मामला रिजॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन ये सारी की सारी सरहद जो है, इसको अब सिक्योर करना पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। जब आप बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक तरक्की के मंसूबे शुरू कर रहे हों तो उस वक्त आपको अपना बॉर्डर सिक्योर करना पड़ता है, खासतौर पे वहां से जहां से बार बार खतरात आ रहे हैं। आज तारुल कादरी साहब के लिए जो थ्रेट लेटर ये मेरे हाथ में है, जो इशू किया है, उसमें भी जो खतरा है तारुल कादरी साहब को खुदकुश बमबार से, वो खतरा है अफगानिस्तान का सुसाइड बम्बर है जो आ सकता है। और वो कह रहे हैं जी कि ये हमें पता चल गया है, हमारे पास ये रिपोर्ट है कि एक नामालूम लड़का जो है वो अफगानी है और उसने एक सुसाइड बमबार है वो, उसके बाद जैकेट भी है, और वो यहाँ पे पहुँच गया है, आज पहुँचा है और वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, और यहाँ पे उसको एक आदमी जो है वो सपोर्ट देगा, और उसके बाद अमीन नामी आदमी, गालिबन ये भी पता है, और फिर वो तारुल कादरी साहब पे अटैक करने की कोशिश करेगा। अब ये तो खतरा है, और ये भी, इसमें भी अफगानिस्तान का जिक्र है। अगर ये बिल्कुल खतरा मौजूद है तो तारुल कादरी साहब, क्योंकि वो मजहबी स्कॉलर हैं, उनके सुसाइड बम्बिंग के खिलाफ उनके फतवे मौजूद हैं, तो ये खतरा तो उनके पास बहुत पहले से उनके खिलाफ है। ये उनको मैंने इन चीज़ों में बात कर दी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद रहेंगे उनसे मैं पहले आपका तारुफ करवाता हूँ ताकि बातचीत का आगाज़ करें। यहाँ खुरम नवाज गंडापुर साहब हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक से आपका ताल्लुक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। राणा सनाउल्लाह साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, वज़ीर कानून है पंजाब के, और वो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देंगे अभी थोड़ी देर में। नदीम अफजल चंद साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं और बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। मियां महमूद रशीद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, अभी यहाँ तशरीफ़ रखेंगे और फिर वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे, अपोजिशन लीडर भी हैं पंजाब में। बड़ी मेहरबानी महमूद रशीद साहब आपके भी तशरीफ़ लाने के लिए। सबसे पहले क्योंकि मुझे राणा सनाउल्लाह साहब से पूछना था, वो अभी ज्वाइन करते हैं तो उनसे मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले खुरम नवाज गंडापुर साहब, ये फौज ने ये मुकदमा दर्ज करवाया था, एफआईआर जो हुई थी वो फौज ने करवाई, ये क्लेम कर रहे हैं तारुल कादरी साहब, जस्टिफाई करें सर कैसे? वो तो कह रहे हैं खुद ही हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी राना सनाउल्लाह साहब मेरा ख्याल है आप ही के प्रोग्राम में आ रहे हैं, मुझे तो इल्म भी नहीं था। वो आके अपना झूठ फिर दोहराएंगे। इससे पहले कि वो झूठ दोहराएं, मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स बता देता हूं। 17 जून को ये वाकया हुआ, 18 जून को हुकूमत की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें मुझ समेत 5 अफराद के ऊपर अपने लोगों को कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया और दफा 302 के तहत
मेरे और मेरे चंद साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जी ठीक है, ठीक हो गया जी। कंटिन्यू करें। हम सबसे पहले फैसल टाउन पुलिस स्टेशन गए। जब हम पुलिस स्टेशन गए और एफआईआर दर्ज करने का कहा तो उन्होंने कहा जी इस केस में तो ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बहरहाल हम कोशिश करते रहे। जब हम उस कोशिश में नाकाम हो गए तो हमने जाके सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कानूनी रास्ता आप इख्तियार करते रहे काफी देर। 22A के नीचे हमने दरखास्त दायर की। अच्छा, मैं एक मिनट से गुजारिश करूंगा, राणा सनाउल्लाह साहब को जी जल्दी जरा ले लें आप, क्योंकि ये मौके इसको अगर इसका काउंटर अगर कोई दे सकते हैं बयान तो वो राणा सनाउल्लाह साहब दे सकते हैं। जी जी सर। तो हम सेशन कोर्ट में गए, हम हाई कोर्ट में गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 17 जून से हम 1 अगस्त तक यानी 43 डेज तक इंतजार करते रहे। 1 अगस्त को इन्होंने पूरे मॉडल टाउन का मुहासरा कर लिया। 2-2 कंटेनर, 3-3 कंटेनर, ये यजीद की पानी बंद किया, इन्होंने लोगों का खाना बंद किया और इत्तेफाकन चूंकि गवाह मौजूद हैं, ये महमूद रशीद साहब इज वन ऑफ दोज फ्रेंड्स जो कि उस हिसार के दौर में खाना और दवाइयां लेके आते रहे। ठीक है, आज के दौर में अपनी ही किसी पॉपुलेशन का मुहासरा करके उनको रोटी, तुबी इमदाद और पानी से महरूम करने की यह मिसाल पाकिस्तान में नहीं। 14 अगस्त को हम लोग इस्लामाबाद की जानिब रवाना। ठीक है, 14 अगस्त को आपने धरना दिया, फिर आपका बड़ा लंबा धरना चला, तो एफआईआर जाके हुई थी तकरीबन 2.5 माह के बाद, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। 26 अगस्त को एफआईआर दर्ज। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूं आप के पॉइंट पे। वो आर्मी चीफ कैसे बीच में आ गए? मैं आ रहा हूं ना। अगर आप इजाजत दें जी, मैं जरा थोड़ा सा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं ताकि सारे मेहमान मौजूद हों। ब्रेक लें, वापस आके बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। राणा सनाउल्लाह साहब, क्योंकि बराह रास्त आपका नाम भी था एफआईआर में, ये जरा बता दीजिए कि तारुल कादरी साहब कह रहे हैं कि जो एफआईआर कटी है वो एफआईआर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब के कहने पर कटी है, फिर वो उनसे इंसाफ भी मांगे हैं, वो बात बाद में करते हैं, लेकिन क्या वो एफआईआर आपने फौज के कहने पर काटी थी, पंजाब गवर्नमेंट ने या यहाँ की पुलिस ने? देखें इमरान, इसमें जो हकायक हैं वो बड़े वाज़ेह हैं और कोई उसमें अबहाम वाली बात नहीं है। मामला ये है कि जब ये अकरस हुई तो इसके ऊपर जो एसएचओ थाना फैसल टाउन था उसने अपनी मुदियत में जो है वो मुकदमा दर्ज किया। ये राणा साहब 18 तारीख को किया ना, 18 जून को मुकदमा दर्ज किया। जी 17 तारीख को ही उन्होंने जो है वो मुकदमा दर्ज किया उसी डेट में। ठीक है, 2 दिन बाद जो है वो 19 को बाकायदा वकला के एक वफ्द के साथ, जिसमें 1-2 बड़े सीनियर एडवोकेट साहबान थे, उनके साथ मोहम्मद जवाद हामिद साहब जो हैं, जो इनके मुद्दई हैं पैट के, वो थाने गए और थाने जाके उन्होंने एप्लीकेशन दी कि ये मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक है, एसएचओ ने वो एप्लीकेशन जो है वो मुकदमे में जो जीआईटी तश्कील पाई थी उसकी तरफ मार्क कर दी और उसे कहा कि जी आप जीआईटी को जाके मिल लें, वो आपकी अलहदा एफआईआर दर्ज करवा देंगे, अलहदा एफआईआर दर्ज करवा देंगे, अगर इसके ऊपर क्रॉस वर्शन देना वो क्रॉस वर्शन दे देंगे। लेकिन जो जवाद साहब हैं, इन्होंने जीआईटी की तरफ जाने की, इन्होंने सेशन कोर्ट में रिट दायर की मुकदमा दर्ज करवाने की। ठीक है, पर तकरीबन 13 डेट्स पड़ी, 13 डेट्स, यानी कोई हफ्ते की, कोई 10 दिन की, कोई 2 हफ्ते की, और उन डेट्स के बाद 18/8 को, ये आप लोड फरमा ले, 18/8 को उसके ऊपर सेशन जज साहब ने जो है वो मुकदमे के अंदराज का हुक्म दिया। उस हुक्म को हमारे एक वफाकी वजीर ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। ठीक है, उसके ऊपर 26/8 को हाई कोर्ट ने जो है वो उसके ऊपर दोबारा ऑर्डर दिया कि सेशन जज के ऑर्डर के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आप इन्वेस्टिगेशन में अगर आप बेगुनाह है तो आप अपनी बेगुनाही साबित करें। 26/8 को ऑर्डर हुए हैं, 27/8 को कॉपी मिली है और 28/8 को
बाकायदा इनके जो मदई हैं जवाद हामिद साहब, वो बाकायदा वकला के वफ्द के साथ थाने गए हैं और जाके वहां पे बैठ के वो FIR दर्ज करवाई है। और ये जो FIR करवाई है ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में करवाई है। आप ये कह रहे हैं फौज का लेना देना कुछ नहीं है इसमें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसमें देखे ना, इसमें ये बाकायदा इन्होंने जब हाई कोर्ट में हमारी तरफ से अपील दायर की गई वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक साहब की तरफ से सेशन जज के पर्चा दर्ज करने के हुक्म के खिलाफ बाकायदा उनके वकला वहां पे पेश हुए हैं, बाकायदा दोनों तरफ से बहस हुई है और उसके बाद फिर जो है वो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है जिस दिन वो केस जीत कर गया। और इस तरह ठीक है राणा साहब, ठीक है, ये इसी नुक्ते पे रुकना सर। वो तो ये बता रहे हैं, देखें उसी तारीख को हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई है सर, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर और सेशन कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हुआ है, ये आर्मी चीफ के ऑर्डर पे नहीं हुआ। अच्छा, दरअसल राणा साहब वहां तशरीफ नहीं रखते थे। अव्वल तो राणा साहब से असल सवाल ये पूछना चाहिए कि जो 13 दिन 1 अगस्त से 13 अगस्त तक इन्होंने पूरे मॉडल टाउन के इर्द गिर्द कंटेनर लगाए, वो किस मॉडर्न तारीख में, ये एक मिसाल पाकिस्तान की 70 साल तारीख में दे दें। सर अभी सिर्फ डिस्कस हो रहा है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आर्मी चीफ ने ये FIR करवाई है। आपको मेरी आदत पता है, मैं कभी इश्यूज को अवॉइड नहीं करता और मैं लोगों के नाम ले के बात करता हूं। ठीक सर, ठीक है। चौधरी सरवर साहब माशाल्लाह जिंदा हैं और यहां लाहौर में ही रहते हैं। हमारी मीटिंग हुकूमती नुमाइंदों के साथ हुई कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है, जिसमें फौज के नुमाइंदे मौजूद थे। और अगर ये उसको डिनाई करते हैं तो आए बिस्मिल्लाह मैदान में और डिनाई करें, ठीक है। उसके नतीजे में उसके बाद ये सारा कुछ एक्शन हुआ है मोहतरम। ये अगर एक्शन, अगर इनकी नीयतें इतनी ही साफ थी तो पुलिस में जब हम 18 तारीख को गए थे तो FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? सर मुझे ये नहीं समझ आ रही सर। देखिए बात क्यों नहीं आ रही, बता हाई कोर्ट का ऑर्डर उसी दिन का है ना सर? किस दिन? क्या हाई कोर्ट भी फौज के कहने पे चल रही? पेट कंपनी नजर आया है। हाई 1.5 साल से हम इस हाई कोर्ट के पास धक्के खा रहे हैं, क्यों नहीं करती वो हाई कोर्ट? एक मिनट इसको यार, मैं नदीम अफजल चंद साहब, ये सुनने में कैसा लगता है सर कि वक्त के वज़रा हैं, हुकूमती पार्टी के बड़े ओहदेदारान हैं, वजीर आला हैं, वजीर आजम हैं, ये राना सलाम साहब बैठे हैं, एक FIR होती है पहले और जो दोबारा FIR होती है वो इनके खिलाफ होती है, और वो FIR आर्मी चीफ करवाते हैं बकौल तारुल कादरी साहब। आर्मी चीफ का वर्ड जो है ना, जब इंस्टीट्यूशन का लिया जाता है, अगर फौज करवाती है, अगर हम हुकूमत पाकिस्तान कहते हैं तो मियां नवाज शरीफ फौज करवाती है जी, फौज करवाती है जी। चंद साहब देखें, ये मैं समझता हूँ ये एक जमहूरी मुआशरे में ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि कोई ये रूल्स हैं और रूल्स ऑफ लॉ होना चाहिए और FIR हर एक हक है। और ये इतना जुल्म, एक बर्बरियत का वाक़या लाहौर जैसे कैपिटल में सूबाई दारुल खिलाफा में हुआ, तो इसकी तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। और आज भी जो आप किसी एक पुलिस इंस्पेक्टर को या बेचारे सिपाहियों को आप सज़ा दे देंगे या किसी SP बेचारे को आप मफरूर करार दे देंगे तो इससे मसाइल हल नहीं होंगे। असल तो देखना यह है कि किसने मीटिंग्स की, किसने ऑपरेशन का फैसला किया और किसने गोली चलाने का हुक्म दिया। ये है मौक़िफ़। यहाँ सिविल सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई, वहाँ DMG अफसरान ने इस मीटिंग की सरबराही भी की और उसमें बैठे भी थे और शायद उनके बकौल हमें वज़ारा की तरफ से अहकामात आते रहे और फिर हमला हुआ। तो अब आप बेचारे पुलिस वालों को चलान भी कर दें तो मैं तो समझता हूँ ये ना उन मकतूलों की दाद रसी होती है ना इंसाफ होगा। असल में तो जो मास्टर माइंड था इस केस का, जो सहूलतकार थे जिन्होंने हुक्म दिया था, ठीक सजा तो उनको होनी चाहिए और सिस्टम तो तब ठीक होगा। वरना जब भी कोई ताकतवर आएगा वो कोई जुलूस निकालेगा, कोई अपना हक मांगेगा तो उसके ऊपर गोलियां बरस चलाई जाएंगी, उनको मार दिया जाएगा और फिर एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि फलां मॉडल टाउन में ये हुआ था। क्या उस वक्त वजीर के ऊपर FIR, क्या चीफ मिनिस्टर के ऊपर हुई, क्या किसी DMG अफसर के ऊपर हुई, क्या होम सेक्रेटरी के ऊपर हुई? बंदे जो अंदर है वो तो एक इंस्पेक्टर है मैक्सिमम और बाकी उसके साथ कांस्टेबल्स हैं। बिल्कुल, जो अंदर है लोग, उनमें वो आमिर सलीम एक है, आमिर सलीम जो बड़ा ओहदेदार है, वो एक इंस्पेक्टर है। मैं महमूद रशीद साहब देखिए, अगर ये मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक इंस्पेक्टर या एक SP ये ऐसा फैसला कर सकता है। इसके पीछे कुछ सहूलतकार होंगे, कोई होंगे वाकयात, क्यों ये वाकया हुआ ये इसको ढूंढना पड़ेगा ना। इजाजत देने वाला नहीं, इसमें मुझे महमूद रशीद साहब
अब तारुल कादरी साहब ये कहते हैं कि FIR इन्होंने करवाई है, अब ये इंसाफ पीते हैं। अब फौज, आपको लगता है कि फौज ही रहेगी एक इंसाफ देने के लिए, या इसके अलावा और कोई रास्ता है, इंसाफ हो सकता है इस सारे मामले में? देखें, जिस तरह गंडापुर साहब कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हमें जस्टिस बाकर नजफी की वो रिपोर्ट दे दें, और इन्हें वो रिपोर्ट नहीं मिल रही। तो मेरा ये ख्याल है जी कि अगर अदालतों से फौरी तौर पर इंसाफ मिल रहा हो तो पूरा सिस्टम हमारा ठीक हो जाता। बदकिस्मती के साथ ये नहीं है, नीचे से ऊपर तक किसी जगह ये बड़ा हाईलाइट केस है, बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस। मजलूम की दाद रसी किसी जगह पे भी नहीं हो रही। इमरान, ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि पूरी नस्लें गुजर जाती हैं और लोग कचहरियों में, थानों में धक्के खाते फिर रहे हैं। अगर आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मैं ये समझता हूँ, करप्शन से भी बड़ा मसला, और ये किसी भी किस्म के बड़े मसले से बड़ा मसला है कि लोगों को इंसाफ की फराहमी, सस्ता इंसाफ लोगों को फौरी, सस्ता इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा। नहीं, महमूद जी, ये कोई छुपा हुआ केस तो नहीं है ना जिसमें सालों लग जाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के टेलीविजन पे इससे ज्यादा कवरेज किसी और तो केस सालों लग गए ना जी, 2 साल तो हो गए हैं। नहीं, इससे ज्यादा कवरेज, अब ये तो बिल्कुल ओपन है, क्या इसमें भी अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर मुद्दइयों को तो लग रहा है कि नहीं हो रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 साल हो गए ना, तो कहां इंसाफ? यानी इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें 16 लोग दिन दिहाड़े बेगुनाह सियासी कारकुन गोलियों से भून दिए जाते हैं, पूरी दुनिया देख रही होती है, उसकी FIR नहीं कटती 2 माह के बाद जाके। मैं समझता हूं कि अगर ये अदालतों का ही मान लिया जाए तो डे 1 से गवर्नमेंट को वेलकम करनी चाहिए था। 69 डेज गवर्नमेंट को वेलकम करना चाहिए था खुद कि जनाब आइए, आपका अगर तसल्ली है, अलग FIR आप दर्ज करवाना चाहते हैं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम आपको FIR इन्हें कहते हैं फौरी तौर पर आप दर्ज करें। FIR दर्ज होती है अदालतों के हुक्म पर या किसी ताकत के कहने पर। मैं ये समझता हूं वो FIR दर्ज होने के बाद भी आज 2 साल हो। आपने भी या में ऑप्शन रखा है, या इसलिए रखा कि जो कह रहे हैं गंडापुर साहब, वो मुद्दई है ना, वो कह सकते हैं। मैं मुझे एक चीज, राणा साहब नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं इतना सादा नहीं है, इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं या बाकी लोग हैं जिनके हाथ हैं उन तक तो पहुंचे ही नहीं, तो सर इंसाफ मुकम्मल कैसे हो गया? ये पीपल्स पार्टी को भी लगता है, ये पैट को भी लगता है, और तहरीक इंसाफ भी यही कह रही। नहीं, देखिए इमरान, अगर इस विषय में अगर मेरी ये विशफुल थिंकिंग ये हो कि मिसाल के तौर पे गंडापुर साहब या थोड़ी आवाज ऊंची करें राणा साहब जो हैं, यानी अगर इमरान साहब मेरी ये विशफुल थिंकिंग हो कि चंद साहब जो है ये वैसे तो किसी तरह से मेरे रास्ते से नहीं हट सकते, तो चलो किसी ऐसे वैसे केस में जो है ये इन्वॉल्व हो जाएं और जो है वो मेरा रास्ता जो है वो साफ हो जाए, तो फिर इस तरह से तो मेरे कहने के ऊपर कोई इंसाफ नहीं होगा और ना ही कोई इस तरह से जो है वो हो सकेगा। ये अपनी अपनी यानी जो है ना वो इंसाफ की तारीफ है। मामला ये है कि एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका जो मुरव्वजा कानून है उसके मुताबिक उसकी तफ्तीश होनी है, और तफ्तीश होने के बाद चालान जो है वो अदालत में पेश होना है, अदालत में पेश होने के बाद उसके ऊपर सजा या जजा होनी है। क्या इसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? क्या ये अदालत में खुद जाके इन्होंने पिटीशन दायर नहीं की? या तो ये है ना कि ये 19 तारीख को गए थे, ये 20 को 21 को दोबारा जाते कि ये हमारा मुकदमा दर्ज करें, ये JIT के पास जाते या जो है वो मुतलका थाने में जाते, ये चले गए सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट में जो है वहां पे अगर 1.5 महीना लगा, वहां पे कोई 5-7 तारीखें पड़ी, नोटिस जारी हुए, जवाब लिया, वकीलों की बहस हुई, और उसके बाद जिस दिन अदालत से हुक्म हुआ उसके अगले दिन जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। अब उसके बाद उसकी तफ्तीश हुई है, तफ्तीश जो है वो JIT ने की है, JIT में सिविल और अस्करी एजेंसीज के लोग थे। अब तफ्तीश होने के बाद चलान जो है वो अदालत में पेश हुआ है। अब अदालत में उस चलान में तकरीबन शहादतें जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी, तकरीबन 60 के करीब गवाह हो गए थे, और अभी फैसला आने को था कि पैट ने खुर्रम नवाज गंडापुर साहब के जो मदई हैं उन्होंने इस्तखासा दायर कर दिया जनवरी 2016 में। अब कानून ये है कि इस्तखासा दायर हो जाए तो फिर इस्तखासे के ऊपर कार्रवाई पहले होती है। अब इन्होंने इस्तखासे में अब तक अपने 37 गवाहों के बयान करवाए हैं। अभी ये 2 दिन पहले 13 तारीख को एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज की अदालत में तारीख थी, वहां पे पैट के लोग पेश हुए, इनके गवाह पेश हुए, 2 गवाह अहमद रजा और मियां तखार का बयान कलमबंद हुआ। अब उसके बाद 20 तारीख है, 20 तारीख को उन्होंने दोबारा शहादत पेश करनी है।
यानी जुडिशियल प्रोसेस जो है वो इन प्रोग्रेस है, ये वहां पे पेश हो रहे हैं, इनके वकील पेश हो रहे हैं, ये अपने बयानात कलमबंद करा रहे हैं, अपनी एविडेंस दे रहे हैं, तो फिर ये कह रहे हैं कि जी हमें पूछता कोई नहीं, हमें हमारी सुनता कोई नहीं है। आप भाई ठीक है, आप ठीक है, एक मिनट हम साहब, एक मिनट इसका जवाब फैसला करेगी अदालत अगर हमें जो है वो अगर इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, तो अदालत ने फैसला नहीं करना, लेकिन अगर हमारा कोई गुनाह साबित होगा अदालत हमें सजा दे देगी। जी गंडापुर साहब, दो सवाल है। आप जुडिशियल प्रोसेस का अब हिस्सा। बात यह है, जब मैं जुडिशियल प्रोसेस की बात करूंगा तो फिर राना साहब कहेंगे हमारा तो जुडिशरी पे जोर नहीं है। एक जज साहब अभी रिटायर हुए हैं, मुझे पाकिस्तान के चारों सूबों की एक और मिसाल दिखा दें जहां हर रोज तारीख पड़ती थी। कोई एक मिसाल, अब तो इस्तिगासा दायर हुआ है ना, कोई एक मिसाल चारों सूबों की दिखा दें जहां दहशतगर्दी की अदालत में रोज तारीख पड़ती हो, सुबह 8:30 बजे लोग 42 लोग वहां हाजिर होते हो, 4:30 बजे शाम तक बिठा के अगले दिन की तारीख डालती जाती हो। सुनते जाए। उसके साथ ईद मिलादुन नबी, आपको पता है पाकिस्तान अवामी तहरीक का बहुत बड़ा फंक्शन होता है ईद मिलादुन नबी का मीनार पाकिस्तान पे। हमने जज मौसूफ को रिक्वेस्ट की कि आज रात को ईद मिलादुन नबी है, कल तारीख ना लगाई। एक मिनट बात मुकम्मल हो जाए, फिर मैं रण साहब वापस मौका। कल तारीख ना लगाई जाए, उसके बावजूद जज साहब ने तारीख लगाई। उन्होंने कहा फंक्शन तो सारी रात होता है ना, सुबह तो आप लोग फारिग होते हैं, तारीख पे आ जाएं। जब अदालत अगर ना बने तो आप ही जैसे दोस्त कहेंगे कि आप लोग कानून को मानते ही नहीं। फिर भी उम्मीद है अदालतों से, उम्मीद की एक नन्ही सी किरण है, इसलिए आप आर्मी चीफ को भी कहते हैं। यस ठीक। ये इमरान साहब मेरी बात सुन लें। इमरान साहब, बात ये है कि एंटी टेररिस्ट लॉ में ये दर्ज है कि हेयरिंग डे टू डे होगी। और वो कह रहे हैं कहीं और पाकिस्तान में नहीं हो रही, वो कह रहे हैं हमारे केस के अलावा आपके अगले प्रोग्राम में मिसाल दे दे। 20वें मिसालें, ऐसी 20वें मिसालें हैं कि टेररिस्ट कोर्ट में जब केस लगता है। फिर अब क्यों नहीं लग रहा डेली? हमारी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं तो राम साहब वो कह रहे हैं कि पहले था अब नहीं है, अब डेली क्यों नहीं लग रहा? 13 के बाद 20 तारीख लगी है। आप सुन ले अब भी इनकी डे टू डे हियरिंग होनी थी, लेकिन इनके वकला ने कहा कि जी हम हफ्ते में 2 दिन जो है वो पेश हो सकते हैं, हमारे दूसरी अदालतों में केस होते हैं। अब हफ्ते में दो तारीखें होती हैं। अच्छा राणा साहब, मुझे राणा साहब, मैं ब्रेक एक ले रहा हूं, मैं ब्रेक से आता हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप ब्रेक से आते ही मुझे जवाब दें कि बाकर नजफी की रिपोर्ट जो है वो क्यों अभी तक आप मंजर आम पे नहीं। अभी ये गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हमसे तो वो भी शेयर नहीं की, JIT की रिपोर्ट भी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। वेलकम बैक नाज़रीन। राणा साहब बिल्कुल क्विकली मुझे थोड़ा बता दें आपकी ये आप रिपोर्ट्स पब्लिश क्यों नहीं कर रहे? जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं वो सारे डिमांड करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं, वो पब्लिश करें सर आप। जी राणा साहब को आवाज नहीं जा रही। महमूद रशीद साहब सेम चीज, रिपोर्ट्स पब्लिश करें, काफी मसला हल नहीं हो जाए। ये करनी चाहिए। जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट तो उसको सहीगा राज में रखने का कोई जवाज नहीं है। इससे मजीद गलतफहमियाँ पैदा होती हैं और लोगों का शक जो है वो यकीन में बदल जाता है कि जस्टिस साहब की रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसको ये सहीगा राज में रख रहे हैं। और अगर वो रिपोर्ट सामने आ जाती, पब्लिश हो जाती, पब्लिक हो जाती, तो असल कहानी जो है वो काफ़ी हद तक बेनकाब हो जानी थी। राणा साहब को आवाज आ रही है? अब राणा साहब को आवाज नहीं आ रही है। मेरी नदीम अफजल चंद साहब, ये मुतालबा के रिपोर्ट्स कम से कम जो है उनको पब्लिश किया जाए। दूसरा, जिस लेवल के ऑफिसर पकड़े गए हैं और एक सर्टन लेवल से आगे कोई बंदा इस केस में फंस नहीं रहा, बज़ाहिर ऐसे नजर आ रहा है, तो फिर यह तासुर के इंसाफ नहीं हो रहा मुद्दइयों की तरफ से, यह तकवीयत पकड़ता है। क्या लगता है आपको? नहीं यार चंद साहब आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में आवाज नहीं जा रही, यही हमें बात करनी पड़ेगी। सर ये उस दिन जिस दिन ये इंसिडेंट हो रहा था और फायरिंग हो रही थी, आपने असेंबली में भी इसके ऊपर बात की थी महमूद रशीद साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जिस दिन मैं असेंबली का इजलास था, नीचे आया हूँ अपने चैम्बर में, तो टीवी ऑन किया तो उस पर वहाँ पर 20 लोग वो जख्मी दिखाए जा रहे थे, फायरिंग हो रही थी, पथराव हो रहा था और बुरा हाल था। मैं फौरी तौर पे ऊपर गया हूँ और मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे
स्पीकर साहब से कहा कि जनाब स्पीकर, ये हमारी बजट की उन दिनों ये मीटिंग चल रही थी, असेंबली इन सेशन थी और बजट पे डिबेट हो रही थी, मुख्तलिफ लोग डिबेट कर रहे थे। तो स्पीकर साहब को जब मैंने कहा, उस पर ये लॉ मिनिस्टर ने उठ के बड़ी तुंदो तेज़ एक तकरीर की, वहाँ 5-7 मिनट की। वो तकरीर भी सुनने के काबिल है कि जिसमें इन्होंने ये कहा कि जी उन्होंने स्टेट के अंदर स्टेट बनाई हुई है और हमारे पास इत्तला है कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो है ना वो मफरूर और इश्तहारी हैं और उनके पास नाजायज़ असला है, और हम इस तरह से ये जो इन्होंने ब्रेकर्स और ये बैरियर्स लगाए हुए हैं, हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी आबादी के अंदर इस तरह से जो है ना वो बैरियर्स लगे हों और इतने बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग जो हैं जिनके पास कानूनी तौर पे असला रखने का कोई जवाज़ ना हो, वहाँ ठहरने का कोई जवाज़ ना हो, वो वहाँ ठहरे हुए हैं। तो हम तो नहीं, एक मिनट, जो केस था गवर्नमेंट जो बाद में लड़ रही थी वो बैरियर का था, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब जो असेंबली में बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं वो ये कह रहे थे कि अंदर इश्तिहारी हैं और नाजायज असला है, इश्तिहारी हैं, और यहाँ पर हम ये सारी सूरत हाल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नो गो एरिया बना हुआ ये, और उसके बाद फिर बंदे मरना शुरू हुए। उसके बाद फायरिंग तो उसी वक्त हो रही थी, ठीक है। जब ये बात हो गई उसके को आधा घंटा बाद मैंने दोबारा शोर मचाया सारी अपोजिशन ने कि फॉर गॉड सेक ये राणा सनाउल्लाह को कहें कि वजीर आला पंजाब किधर हैं, हुकूमत सो रही है, लोग धड़ाधड़ वहां पर जख्मी जो है ऑन एयर लोग देख रहे थे, गिर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, औरतें बच्चे बूढ़े बड़ी तादाद में जख्मी हो रहे हैं। इसको फौरी तौर पर रोका जाए, पुलिस को विड्रॉ किया जाए, लेकिन किसी तरफ से भी जो है ना पूरा जी अब आ रही है, जी राणा साहब को आवाज आ रही है, राणा साहब को आ रही है। राणा साहब, ये उस दिन आपकी अगर तकरीर सुने असेंबली की वो कुछ और कह रही है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का बाद में मौक़िफ़ जो था गवर्नमेंट का वो ये था कि सिर्फ बैरियर उठाने थे, वो अलग है, लेकिन बेसिकली जो तहकीकात हुई है उनमें से पब्लिश कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं बाकिर नजफी की रिपोर्ट जो है वो सबका मुतालबा है वो भी मंजराम पे लाई जाए, और जो ये आपकी JIT ने किया है उसके मंदरजात भी वो भी शेयर किया जाए। जी, जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि वहाँ पे जो बैरियर लगे हुए थे वो बैरियर डॉक्टर अलामा ताहिरुल कादरी की रहायशगाह के ऊपर नहीं थे, ना इनकी मस्जिद के ऊपर थे, ना इनका वहाँ पे जो मदरसा या कॉलेज है उसके ऊपर नहीं थे, बल्कि वो इनके घर से कुछ फरलांग के फासले के ऊपर जो वो बैरियर्स लगे हुए थे। और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि उन बैरियर्स को हटाने के लिए वहाँ पे जो है वो बाकायदा ये चीज़ जो है ये DCO के AC के वहाँ थाने में वहाँ पे बाकायदा रिपोर्ट दर्ज है, और ये चीज़ें को तो छुपाने। राणा साहब, मैं एक इंतहाई माजरत के साथ मैं सिर्फ एक जुमला, राणा साहब इंतहाई माजरत के साथ, मैंने वो एरिया देखा है जी, मेरा घर बहुत दूर नहीं है वहाँ से, जिस तरह मियां साहब का घर है एक तरफ, मेरा भी वहाँ करीब ही है। राणा साहब, वो बैरियर सारे इनके करीब लगे हुए थे, मैं ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आसपास की गलियों में थे, लेकिन वो सारे रास्ते इनके घरों की तरफ और इनके वो जो इदारा है उसकी तरफ ही जा रहे हैं। सुन ले, करीब से मुराद इनके घर पे नहीं थे, बल्कि उसको जो लीड करती हैं उन गलियों में थे, और उन बैरियर्स को हटाने का जो है ये हटाने के लिए जो है वो वहाँ पे TMA और पुलिस जो है वो गई थी। वो लीगल कार्रवाई कर रहे थे इस बात के ऊपर कि कैसे लीगल कर रहे थे? वो कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं ना, अगर लीगल कार्रवाई राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं वजीर कानून, तो फिर वो लीगल कार्रवाई है बात ये। लेकिन सेम टाइम में राणा सनाउल्लाह साहब असेंबली में कह रहे हैं कि यहाँ अंदर इश्तिहारी है और असले का जखीरा है, ये अभी महमूद रशीद साहब याद करवा रहे हैं। वहाँ देखे वहाँ पे ये बात थी कि जब इन्होंने वहाँ से ये प्रोग्राम बनाया था कि वहाँ से ये इस्लामाबाद की तरफ जो है वो ये लॉन्ग मार्च करेंगे, तो वहाँ पे ये एप्रीहेंशन थी कि वहाँ पे ये जो बैरियर्स लगे हुए हैं वहाँ पे ये अपने प्राइवेट गनमैन्स को इन्होंने पहले भी जब लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ, तो उन बैरियर्स की मदद से इन्होंने उस एरिया को जो है उसको बिल्कुल इन्होंने जो है वो यानी नो गो एरिया बना दिया था। सर, लेकिन कोई गोली नहीं चली थी राणा साहब। क्या हमजा शाहबाज का घर आज नो गो एरिया नहीं है? मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें तो इमरान साहब बात ये है कि वो बैरियर्स जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज लगाएं और जो प्राइवेट लोग हैं, क्या आपके ख्याल में उनमें कोई फर्क नहीं है? लेकिन बहरहाल मैं तो ये बात कर रहा हूं कि वो बैरियर्स को। राणा साहब, ये थ्रेट लेटर आपकी गवर्नमेंट ने दिया है, आपकी गवर्नमेंट ने इशू किया है थ्रेट लेटर,
तो फिर बैरियर तो सर जब आप नहीं लगाएंगे तो वो खुद लगा लेंगे। और साथ जब हम ये कहते हैं, चले राना साहब एक बात का जवाब दे दें कि जब हम कहते हैं कि हमें आप थ्रेट के लेटर दे रहे हैं, हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हथियार लेने दें, हमें पुलिस की प्रोटेक्शन दें, वो नदारत है। आप ये जो है अपना यानी एहतजाज जो है आप मार रोड की बजाय किसी ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहां पे जो है वो सिक्योरिटी जो है वो ठीक है, मैं उस तरफ आऊंगा, बिल्कुल सही राणा साहब, मैंने इस तरफ आना है, मैंने इस पर जरूर बात करी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये क्या करेंगे जी रिपोर्ट मैं जरूर आऊंगा, लेकिन चंद साहब से मैं जरा चंद साहब ये सवाल फिर अपनी जगह पे है। रिपोर्ट कोई भी पब्लिश नहीं हुई, पब्लिक से इंफॉर्मेशन कोई भी शेयर नहीं हुई, रियासत के ऊपर जो इल्जाम है, मैं इल्जाम की बात कर रहा हूं, रियासती दहशतगर्दी का इल्जाम लगा है जो बड़ा संगीन है। फिर भी सर रिपोर्ट्स अगर पब्लिश ना हो, पब्लिक को ऐसा ना फील है कि इंसाफ हो रहा है, तो फिर जिम्मेदारी क्या बनती है सर? 2 साल पहले तो आपने कहा था इनका रास्ता गलत है तारुल कादरी साहब का, आज 2 साल के बाद भी आपको लगता है अगर ये धरना देते तो ये गलत है? देखें, एक तो मैं आपको बताऊं, ये रियासती दहशतगर्दी नहीं है, ये एक पार्टी की और एक हुकूमत की और एक टोले की दहशतगर्दी है। रियासती इदारा इस्तेमाल हुआ सर, दहशतगर्दी आप इसको नहीं कह, वो इल्जाम लगाते हैं। बात यह है कि जब आप अपने इंसाफ के लिए कोई तहरीक चलाना या हक मांगना, ये इसमें तो कोई बुराई नहीं है, मैं तो कम से कम नहीं बुराई समझता। लेकिन इन अदालतों, जो हमारा अदालती सिस्टम है, जो जुडिशल सिस्टम है, जो आज़ाद अदलिया है हमारे लिए और अच्छी अदलिया है नून लीग के लिए, इसके होते हुए तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी को इंसाफ मिलेगा। जो जज साहब ने, जिन्होंने ऑलरेडी एक रिपोर्ट कमीशन बना था बाकर नजफी साहब का, आप चेक कर लें, उनकी भी इंक्वायरियां शुरू हो गई हैं। नहीं तो चंद साहब, आपकी अपनी जमात करने की कोशिश, आपकी अपनी जमात, बाकी पॉलिटिकल पार्टी PMLN पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कहते रहे कि अदालतों में जाओ, सिस्टम से इंसाफ मिलेगा, आप खुद कहते रहे हम फिर भी अदालतों में जाएंगे, हम फिर भी अदालतों में जाएंगे, लेकिन ऐसी बातों से कुछ नहीं बनता, ऐसी बातों से कुछ नहीं और बनता। किस चीज का तुक बनता है? मैं कहता हूँ थ्रेट लेटर आप इशू करते हैं, साथ आप कहते हैं आपको हम हथियार नहीं देंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोई वो नहीं देंगे। अब मुझे एक ब्रेक लेने दें, मुझे ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मैं इस बात को यहीं से आगे बढ़ाता हूँ। ब्रेक लें वापस।